तो मैंने बोला था फाइनल गुड्स में दो टर्म जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। कौन से दो टर्म है फाइनल गुड्स में? एक जो है मेरा कंजप्शन टर्म और एक जो है मेरा इन्वेस्टमेंट का टर्म। सो बेसिकली फाइनल गुड्स में टू टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा फाइनल गुड्स या तो जो डायरेक्टली वांट्स कंज्यूमर्स की सेटिस्फाई करे और कंजप्शन करे, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल गुड्स सेटिस्फाई दी वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। तो बेसिकली अगर वो कोई भी गुड डायरेक्टली वांट्स कंज्यूमर्स की सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हाउस होल्ड, ये रिमेंबर मैंने बताया था इंडिविजुअल्स को मैं हाउस होल्ड बोलती हूँ। ये सारे टर्म्स मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इंडिविजुअल्स को हाउस होल्ड बोलते हैं, बिजनेस फॉर्म्स है उनको फॉर्म्स बोलते हैं जो बिजनेस है। रिमेंबर हाउस होल्ड जो है इंडिविजुअल, कंज्यूमर्स को इंडिविजुअल्स है या जो नॉर्मल हम लोग हैं, नॉर्मल पीपल है, उनको हम हाउस होल्ड के टर्म से यूज करते हैं, बताया था ना। और फॉर्म्स हम बोलते हैं जो हाउस, यानी 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, हाउस होल्ड हो गए, फॉर्म हो गए, गवर्नमेंट हो गया। जब मैंने सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम पढ़ाई थी उस समय मैंने आई एक्सप्लेन दैट थिंग, मैंने पूरे चारों सेक्टर के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट सेक्टर था, याद है। दोज हु हैवंट वॉच्ड दिस प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस क्लास, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा क्योंकि अब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेप अहेड मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए वो पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जिनके नहीं है गो एंड वॉच माय प्रीवियस क्लास, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर मैंने बताया था, तो बेसिकली हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर, वो गुड्स जो सीधे कंजप्शन के लिए यूज करेंगे। एक तो वो चीज जैसे कि मिल्क हो गया, शुगर है, एनी कंज्यूमर गुड्स, जो भी ईटेबल, जो भी एडिबल है, जो भी एडिबल प्रोडक्ट है वो सारे कंजप्शन ही हो गए ना, कंजप्शन के लिए यूज किए जाएंगे। डायरेक्टली वो कंज्यूमर्स की सेटिस्फाई करे, है ना, तो वो तो कंजप्शन गुड्स हो गए। दूसरा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, और ये जो है ये हाउस होल्ड करते हैं। हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल्स, बताया था ना, हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, ये फर्म्स करते हैं, जैसे कि ये फर्म बिजनेस फॉर्म्स है, बिजनेस है ना, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे कि यू नो दिस थिंग, फॉर एग्जांपल एनी मशीनरी व्हिच इज परचेज्ड बाय फर्म, कोई भी मशीनरी अगर फर्म खरीद रही है, बिजनेस का है ना, खरीद रही है, यहाँ पे एनी मशीनरी। एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। जब तक एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट याद ही नहीं होगा और याद भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मशीनरी व्हिच इज परचेज्ड बाय, है ना, मशीनरी परचेज बाय फर्म्स। तो यहाँ पे देखो कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म जब कोई बड़ी मशीनरी, कोई भी चीज जब परचेज करती, खरीदती है, वो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द, बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरा कैपिटल गुड है। अगर आप ध्यान से देखें, डोंट यू थिंक दिस इज माय कैपिटल गुड एंड दिस इज माय कंज्यूमर गुड, है ना, ये मेरा कंज्यूमर गुड है। अभी आपको समझ आएगा, मैं आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन डिटेल कि कैपिटल गुड क्या होता है और कंज्यूमर गुड क्या होता है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड क्या होता है। जैसे कि मशीनरी व्हिच इज परचेज्ड बाय दी फर्म्स, बिजनेस, जो मशीनरी फर्म्स या बिजनेस खरीद रहे, तो बेसिकली वो इन्वेस्ट, उसका कोई भी बिजनेस अगर कोई बड़ी मशीनरी खरीद रही है ना, तो उसके लिए कोई प्लान, कोई भी परचेज करे तो उसके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है, उसके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ, कैपिटल लगा रहा है, इसीलिए मैं कैपिटल गुड्स बोलती हूँ। और याद रखना एक बहुत ही आसान तरीका है कैपिटल गुड्स में, याद रखना फिक्स्ड एसेट्स, बस इतना याद रखना। क्या याद रखना? कैपिटल गुड्स में फिक्स्ड एसेट, जो भी पैसा, जो भी फिक्स्ड एसेट एक्चुअली, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, जो भी पैसा या फिर जो भी अमाउंट फिक्स्ड एसेट में लगता है। फिक्स्ड एसेट जैसे कि मशीनरी, है ना, मशीन जो बड़े बड़े यूज अमाउंट विच के नाम, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े अमाउंट में जिनमें पैसा लगता है, ऐसे गुड्स, ठीक है। तो याद रखना कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स वाली चीजें, ठीक है। तो बेसिकली वो सारी चीजें, इनमें इन्वेस्टमेंट आप करते हो, यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट हियर, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट में यूज हो जाएंगे। अभी मैं लेटर ऑन इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच में। नाउ कम टू द इंटरमीडिएट गुड्स। याद है इंटरमीडिएट गुड्स के लिए मैंने दो चीजें बताई थी, इसके लिए भी दो टर्म याद रखना, एक याद रखना रीसेल और एक याद रखना फर्दर प्रोडक्शन। क्या मतलब है इसका अभी बताती हूँ। कल ही मैंने एक्सप्लेन हालांकि किया था डिटेल में, लेकिन मैं थोड़ा सा समरी दे रही हूँ ताकि इसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स का एक स्टेप, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूंगी, ठीक है। उसके लिए ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर आइदर मेंट फॉर रीसेल, रीसेल मतलब वापस दोबारा बेचने के लिए बने हैं, और दूसरा फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। मतलब क्या हुआ इसका एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि एक डेयरी शॉप है, उस डेयरी शॉप ने क्या किया है, मिल्क परचेज किया है, दूध खरीदा है, मिल्क परचेज किया है, क्यों? क्योंकि दोबारा बेचने के लिए। तो ऐसे गुड्स जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया ना, एग्जाम्पल हुआ जैसे कि मिल्क डेयरी शॉप का, तो ये दोबारा बेचने के लिए। तो ऐसे गुड्स जो दोबारा बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए होते हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है।
और फर्दर प्रोडक्शन से इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक शुगर परचेज करी है, ठीक है, किसी शॉप ने शुगर परचेज किया और उस बाय यूजिंग दैट शुगर इट इज मेकिंग अ स्वीट्स, उस शुगर को यूज करके वो स्वीट्स बना रही है, फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है ना, फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली इस सिचुएशन में भी यहाँ पे वो स्वीट्स बना लिया मान लो उसने उस शुगर को यूज करके, तो भी वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इंटरमीडिएट को याद रखो, याद कर लो ऐसे जैसे कि रॉ मटेरियल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, जिसके लिए तो बेसिकली दो चीजें, या फिर कोई भी ऐसा गुड जो रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए यूज हो रहा हो, या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा हो, ठीक है। अभी इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट थोड़ा और डिटेल में है, अभी फिलहाल के लिए याद रखो रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन की, इसकी मैं कुछ और टर्म जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ, उसमें क्या होना शुरू। अब मैं इंटरमीडिएट गुड्स में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ और एग्जाम्पल की तो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में वो डिफरेंस बताएगा। ये जो टर्म लिखा है प्रोडक्शन बाउंड्री, क्या है प्रोडक्शन बाउंड्री, क्या मतलब है दिस प्रोडक्शन बाउंड्री, मैंने इसीलिए इसको पूरा एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया है। प्रोडक्शन बाउंड्री इज अ लाइन अराउंड दिस प्रोडक्टिव सेक्टर, मतलब ये तो कुछ नहीं, तो आपको ये तो देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पहले एक प्रोसेस हो रही है, एक प्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, क्या क्लोथ का, यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन की, क्लोथ, क्या है, सबसे पहले क्या एक कॉटन तैयार किया जाएगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कॉटन, दूसरा पे कॉटन से थ्रेड बनेगा, थ्रेड से क्लोथ बनेगा, फाइनली वो पूरा गुड जाके पूरा फिनिश्ड होने के बाद वो कंज्यूमर को बेचा जाएगा। इतना तो समझ आ रहा है ना, इतनी तो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है, कुछ नहीं, इतना तो समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टेप वाइज बताती हूँ, एक एक टर्म को ध्यान से समझना। मैंने बोला प्रोडक्शन बाउंड्री, बाउंड्री मतलब किसी चीज की बाउंड्री हुई, इट्स अ लाइन, देयर इज समथिंग लाइन अराउंड इट, लाइन अराउंड दिस प्रोडक्टिव सेक्टर, ये प्रोडक्शन हो रहा है, सो इट्स अ लाइन अराउंड दिस प्रोडक्टिव सेक्टर, इतना तो समझ में आया। अब यहाँ पे जब तक एज लॉन्ग एज ऑल दोज गुड्स व्हिच रिमेन्स विद इन दिस प्रोडक्शन बाउंड्री, वो सारे गुड जो जब तक इस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, जब तक वो चीज तैयार की जा रही है, मतलब समथिंग वैल्यू एडिशन हो रहा है किसी गुड में, किसी भी गुड में जब तक थोड़ा थोड़ा कुछ वैल्यू एडिशन की गुंजाइश है, कुछ हो सकता है, वो एक प्रोडक्टिव सेक्टर, प्रोडक्टिव लाइन के अंदर, बाउंड्री के अंदर जब तक वो है, तब तक वो गुड क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, और पूरा फाइनल बन जाएगा तो वो कंज्यूमर को बेच ही देंगे ना, तब तो वो फाइनल गुड्स बन ही जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो सबसे पहले फार्मर एक जो है उसने क्या किया, कॉटन प्रिपेयर किया, कॉटन तैयार किया, तो मान लो उस कॉटन को उसने 2000 रुपीज में बेचा, ठीक है, 2000 रुपीज में बेचा टू द फार्मर बी को, फार्मर बी को बेचा, ठीक है, 2000 रुपीज में। अब उसने, उस फार्मर ने, बी ने क्या किया, कॉटन से थ्रेड बनाया, धागा तैयार करना शुरू किया, उस धागे को तैयार करके उसने मान लो 3000 रुपए में बेचा फार्मर सी को, ठीक है। अब उस धागे से फार्मर सी ने क्लोथ तैयार, कोई कपड़ा तैयार किया, ठीक है, और वो 4500 में फाइनली बेचा कंज्यूमर्स को वो क्लोथ तैयार करके। डोंट यू थिंक, यूज योर ओन कॉमन सेंस, आपको नहीं लगता कि ये जो 2000 रुपीज जब इसने यहाँ पे बना के बेचा, थ्रेड में 3000 रुपीज यहाँ पे बना के बेचा, तो दिस 3000 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूड दिस 2000 रुपीज, दिस 3000 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूड दिस वैल्यू ऑफ 2000। कितना वैल्यू एडिशन इस फार्मर बी ने किया, कितना वैल्यू एडिशन किया, 1000 रुपीज का किया ना, 1000 रुपीज का ही तो वैल्यू एडिशन किया इसने, है ना। और यहाँ पे देखो, डोंट यू थिंक कि इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, 1500 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया ना, इस 4500 में 3000 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, ध्यान से समझ, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरमीडिएट गुड का बताने वाली हूँ, इसीलिए मैं ये पॉइंट बार बार रिपीट कर रही हूँ। डोंट यू थिंक दिस 4500 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूड दिस 3000 रुपीज ऑफ अ थ्रेड, है ना, क्योंकि कितना वैल्यू एडिशन किया, 1500 का वैल्यू एडिशन किया। सो कैन आई से दैट the value of these intermediate goods already includes in the value of these final goods, ठीक है, the value of जो intermediate goods है वो already final goods की value में include होती है, ठीक है। so basically the value of intermediate goods already includes in the value of final good। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए एक ये व्हीट है, व्हीट से फ्लोर तैयार किया जा रहा है, आटा बन रहा है, ठीक है, गेहूं है, गेहूं से आटा बन रहा है। डोंट यू थिंक दिस, ये आटा जो है उसमें ऑलरेडी गेहूं की वैल्यू होगी, मान लो व्हीट जो है उसने 500 रुपए की बेची, इसको बेचे, और फ्लोर जो तैयार हो गया, आटा पीसा, वो सब बेच के
वो उसको 1000 रुपए में बेचेगा। डोंट यू थिंक दिस, ये जो इसने पीसा पूरा ग्राइंड करने के बाद ये 1000 रुपीज जो आटा उसने बेचा है, दिस ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ व्हीट। ये ऑलरेडी गेहूं की वैल्यू को 500 रुपए को इंक्लूड करेगा, है ना, वैल्यू इंक्लूड करेगा। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, ठीक है। इसीलिए हमेशा हम फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। हमेशा फाइनल गुड की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू फाइनल नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। अगर इंक्लूड की जाएगी तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, डबल काउंटिंग हो जाएगी कि नहीं, है ना। सो इफ द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी आल्सो इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द for calculating the national income, then it will lead to the double counting. So the value of only final goods will be included in the national income. सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड होती है, वापस से इंक्लूड किया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, इसीलिए वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इसी से समझो। अब ये जो बाहर निकल के आया है, ठीक है, बाहर क्या फाइनल गुड क्या तैयार किया गया, क्लोथ, एक कपड़ा, एक कोई शर्ट मान लो तैयार की गई, कंज्यूमर को वो बेची गई, ठीक है। सो बेसिकली सो एज लॉन्ग एज द गुड्स रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री इट इज कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड्स। एंड सो कैन आई से दिस, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ जब तक, दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड, ठीक है, गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। क्या मैं बोल सकती हूँ, द इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड, एक लाइन और बोल दो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं। सो व्हिच मींस इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज परचेज्ड बाय द वन फर्म, कोई भी एक प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम द अनदर प्रोडक्शन यूनिट से लेती है। देखो ना, फार्मर ए फार्मर बी से ले रहा है, यहाँ पे फार्मर सी फार्मर बी से ले रहा है। सो इट इज इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेज्ड बाय फ्रॉम द वन प्रोडक्शन यूनिट टू द अनदर प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। सो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स ऑलवेज रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, ठीक है। सो इसे बोलते हैं। नाउ ये होना शुरू हुआ, अब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने बताया फाइनल गुड्स में इंक्लूड किया जाता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलवेज इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, ये भी मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है, डोंट यू थिंक दे हैव अ डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड मतलब इनकी इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड है वो डिपेंड करेगी जो फाइनल गुड्स की डिमांड है, जो ये इंटरमीडिएट गुड्स हेल्प कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। जैसे कि क्या मतलब हुआ, जैसे कि आई टोल्ड यू ना, कॉटन, देखो कॉटन अगर क्लोथ बनाने में हेल्प कर रहा है तो डोंट यू थिंक जितना क्लोथ की डिमांड बढ़ेगी, क्लोथ की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तभी तो कॉटन की डिमांड बढ़ेगी। तो बेसिकली डोंट यू थिंक दैट डिमांड ऑफ कॉटन इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ द क्लोथ, है ना। सो डिराइव्ड डिमांड क्या है, डिराइव्ड डिमांड व्हिच मींस इट रेफर्स टू डिमांड फॉर दोस फॉर व्हिच दे हेल्प टू प्रोड्यूस, है ना, उनकी डिमांड पर डिपेंड करती है। तो इसकी डिराइव्ड डिमांड है, डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर दोस गुड्स व्हिच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। जैसे कॉटन की डिमांड क्लोथ की डिमांड पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड की डिराइव्ड डिमांड होती है। एक टर्म और है क्या, ड्यूरेबल गुड्स। दो ध्यान से सुना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है ये वाले पॉइंट जो है मोस्टली जब नेशनल इनकम लिखते हैं तो ऐसा ट्रांजेक्शन में इंक्लूड कर दिया जाता है और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि सुनो, ध्यान से सुना, ड्यूरेबल गुड्स। सो दोस ड्यूरेबल गुड्स व्हिच आर परचेज, ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि एयरक्राफ्ट, कोई एयरक्राफ्ट हो गया, कोई व्हीकल हो गया, ठीक है, कोई भी ड्यूरेबल गुड्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल व्हिच इज परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार खरीदती है, किस लिए, व्हिच इज परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पसेस के लिए, ठीक है। याद रखना, मिलिट्री पर्पस के लिए अगर कोई भी ऐसा ड्यूरेबल गुड गवर्नमेंट खरीद रही है तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, because all these durable goods are meant, they are purchased for creating the defense services, not for market sale. Defense services को create करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। because what are they doing, they are further service provide कर रहे हैं ना, और they are not meant for a market sale। इसीलिए याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं जरा सा इसको पूरा समराइज करी हूँ, एक पॉइंट और रह गया इसमें,
ठीक है, क्या पॉइंट रह गया देखिए, उसके बाद ये इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट क्या रह गया इसमें, अगर एग्जाम्पल की थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे एक टर्म है, आई सेड इंटरमीडिएट गुड्स आल्सो इंक्लूड्स गुड्स व्हिच आर लाइंग अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो बेसिकली क्या होता है, अगर मान लीजिए 2024 में, ठीक है, 2024 में 11 टन का कोल था, ठीक है, 11 टन का कोल था, जिस मान लीजिए 10 टन का कोल था, जिसमें से 7 टन तो यूज हो गया, ठीक है, 2024 में पूरा यूज हो गया। अब बचा कितना, 3 टन बचा। ये जो 3 टन है, दिस 3 टन कोल, ये जो 3 टन का कोल है विच इज लाइंग अनसोल्ड, जो कि नहीं बिका, वो तो अगले साल के लिए, मतलब दिस 2025 के लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना। So don't you think this unlying stock is a final good, and those which has already been sold, that is an intermediate good. तो याद रखना, जो unsold stock है, it is not a intermediate good. Remember this thing. So unsold stock of the year is not a intermediate good. It is a final good because it becomes an investment as in capital for the next year. क्योंकि वो अगले साल के लिए, तो वो बचा हुआ वो जो है वो अगले साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा ना, इसीलिए वो कभी भी उसका इंटरमीडिएट गुड नहीं कहलाता है। सो अभी मैं इसकी समरी बोल रही हूँ, देन आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ दिस थिंग। समरी क्या है, ध्यान से सुनना, इन वन लाइन से, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलूंगी, ठीक है। पहली चीज है प्रोडक्शन बाउंड्री। आई सेड प्रोडक्शन बाउंड्री इज अ लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर. It helps in making the differentiation between the final goods and intermediate goods. It helps in telling me which good is intermediate and which good is final good. As long as the goods remains within this long border of the productive line, the goods remain considered as an intermediate goods. And when the goods it comes out of this productive boundary line, it becomes as a final good for the consumer. As we have seen in this example of farmer A, B, and C, where the raw material starts from the cotton which it sells as a 2,000 rupees to the farmer B as a thread. Then it makes use, by using the cotton, it turns into the thread and then sell it to at a rupees of 3,000 to the farmer C. Farmer C by using this thread, make the cloth and sell it at a 4,500 rupees final to the consumer goods. ठीक है, so basically all these goods, so as long cotton, thread, cloth, these are the intermediate goods, and a final cloth which has been sent to the consumer, it becomes a final goods. So basically I have already also learned in this case the value of this 2,000 rupees is already included in the value of this 3,000 thread. The value of this bead of 500 rupees is already included in the value of this floor. ठीक है, if I would, so which means the value of only final goods will be included in the value of for calculating the national income. हमेशा if the value of intermediate good is also included in calculating the national income, then it will lead to a double counting. तो double counting हो जाएगी, ठीक है। So with that I have realized this thing. Next is, so basically intermediate goods, it has its derived demand, which means the demand depend upon those goods which they help to produce. Like the demand for the cotton will depend upon the demand for the cloth. If the cloth has a high demand, then it leads to a high demand for the cotton also. And next, I said durable goods which are purchased by the government for that military purposes, like aircraft, vehicles, they are not considered as a final good. They are considered as an intermediate goods because they are meant for creating the defense services. And I also said the goods which are lying unsold, they are considered as a final good, not a intermediate goods. इसको जरा हिंदी में बोलती हूँ, मैंने सिंपली कहा प्रोडक्शन बाउंड्री जो होती है, प्रोडक्शन बाउंड्री एक लाइन होती है एक पूरे प्रोडक्शन सेक्टर के अराउंड, जहां से कॉटन से थ्रेड बना, थ्रेड से क्लोथ बना, ठीक है। तो क्लोथ, उसके बाद पूरा क्लोथ तैयार होके हमने इसको बेचा कंज्यूमर को, जो कि इसका फाइनल गुड बना। जब तक कोई भी गुड इस बाउंड्री के अंदर रहता है वो इंटरमीडिएट गुड कहलाता है, और जब वो बाउंड्री के बाहर आ जाता है तो वो फाइनल गुड बन जाता है। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम फाइनल गुड की वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के लिए, कभी भी इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर इंक्लूड कर देंगे तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि वीट और आटा, गेहूं और आटे का एग्जाम्पल दिया, अगर गेहूं 500 रुपए का है, वो पिस के बन के 1000 रुपए का हो गया, तो जाहिर सी बात है ना, आटा उस 1000 रुपए के आटे में गेहूं की 500 रुपए की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होगी, ठीक है। ऐसे ही तो बेसिकली डिराइव डिमांड इसकी होती है। डिराइव डिमांड मतलब जब मैं कॉटन की ज्यादा डिमांड तभी तो होगी जब क्लोथ की ज्यादा डिमांड होगी, वरना कॉटन किस काम का होगा। वहीं वो जो ड्यूरेबल गुड्स जो गवर्नमेंट खरीदती है मिलिट्री के लिए, ठीक है, वो कभी भी फाइनल गुड्स नहीं होते, वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं। एंड वो गुड्स जो बिके नहीं होते हैं साल भर में, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं होते, वो अगले साल के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वो फाइनल गुड कहलाते हैं।
So with this, I have coming to the end of this class. I hope I'm very clear with the concept. I have explained all the points. Please like, subscribe, press the bell icon. अपने फीडबैक दीजिए, आपको कैसी लगी है वीडियो, शेयर कीजिए, गिव मी योर फीडबैक, कमेंट करिए, कैसा आपको लगता है, कोई क्वेरी है, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम, एनीथिंग व्हिच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक यू वांट मी टू डिस्कस, प्लीज मेंशन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. राधे राधे.